जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 5 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, अर्जुना बायो और लक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में, और साथ ही साथ साइंस न्यूमेरिकल रिवीजन बैच में। दोस्तों, ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? तो ये हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और साथ ही किसी भी तरह की सहायता और इंक्वायरी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? ऑप्शन दिया हुआ है बहती हवा, दूसरा ऑप्शन है उठा हुआ हथौड़ा, तीसरा ऑप्शन है लुढ़कता पत्थर और चौथा ऑप्शन है चलती गोली। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, जहाँ तक हम लोगों को मालूम है कि गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु के गति के चलते उत्पन्न होती है, और जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा वस्तु स्थिर है और कौन सा गति में है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, पहले ऑप्शन में है बहती हवा, तो जाहिर सी बात है कि हवा चलेगी तो क्या होगा, वेग होगा, और इसमें क्या होगा, आप कहेंगे गतिज ऊर्जा। आपको क्या चूज करना है कि किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है उठा हुआ हथौड़ा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, सिर्फ उठा हुआ हथौड़ा की जिक्र की जा रही है, मतलब हथौड़ा जो है वो क्या है, तो एक स्थिर पोजीशन में है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो उठा हुआ हथौड़ा में ऊर्जा होगा वो कौन सी ऊर्जा होगा? आप कहेंगे PE होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी, तीसरे ऑप्शन में लुढ़कता पत्थर है। तो मेरे मित्र, अगर पत्थर कहीं पे लुढ़क रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी क्या होगा, वेग होगा, और किसी भी वस्तु के वेग के चलते उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होगी। आपका चौथा ऑप्शन है चलती गोली। इसमें भी क्या होगा, वेग होगा, और क्या कहेंगे कि गुरुजी, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश स्लैग्ड लाइन बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन दिया हुआ है CaCl2, दूसरा ऑप्शन है CaO, तीसरा ऑप्शन है CaCO3 और चौथा ऑप्शन है CaOH2। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्लैग्ड लाइन बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे बात की जा रही है स्लैग्ड लाइन की। किसकी बात की जा रही है? स्लैग्ड लाइन की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। और मेरे मित्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी, CaOH2 होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो स्लैग्ड लाइन बनाने के लिए, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेड विथ वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या फॉर्म करता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी, CaO जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर B में है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विक लाइन बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसी को क्या बोला जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि बिना बुझा हुआ चूना जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? बुझा हुआ चूना बनाएगा। और बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। बहुत सारे मित्र के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी, यहाँ पे तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में अभिक्रिया हो रही है,
तो जरा सा हमको ये बता दो, ये जो अभिक्रिया है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो पदार्थ हैं, आपस में जुट करके क्या बना रहा है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो आप ये कह सकते हैं ये जो आपका अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के इस साइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। और तीर चिन्ह के जो इस साइड है इसको क्या बोला जाएगा? तो आप सभी ध्यान में रखना, इसको प्रतिफल बोला जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बोला जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ओम मीटर डैश की एसआई इकाई है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोधकता, दूसरा ऑप्शन है विद्युत प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है आवेश, चौथा ऑप्शन है प्रतिरोधक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो ओम मीटर है ये किसकी एसआई यूनिट होती है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ओम मीटर जो है ये विशिष्ट प्रतिरोधकता का क्या होता है? इकाई होता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी यूनिट। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये विशिष्ट प्रतिरोधकता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी रो के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग कहते हैं कि गुरुजी प्रतिरोध इक्वल टू होता है रो एल बटा ए, तो यहाँ से हम लोग रो को निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए हो जाएगा, और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे आर ए बटा एल हो जाएगा। आप जो ये कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बटा एल, जहाँ पे आर क्या है? आप कहेंगे प्रतिरोध, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या है? तो आप कहेंगे लेंथ है। ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है ये यूनिट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान देंगे कि प्रतिरोध के लिए हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी ओम लिखते हैं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है तो सर एरिया का यूनिट क्या होता है? आप कहते हैं मीटर स्क्वायर। अब बटा ये क्या है? तो गुरुजी लंबाई, लंबाई का यूनिट मीटर होता है। ये मीटर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी रो का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ध्यान में रखिएगा इसको इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं या फिर रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ओम मीटर डैश की एसआई इकाई है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो विद्युत प्रवाह दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो विद्युत फ्लो होता है उसके लिए हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं? तो आप कहते हैं एम्पियर यूज करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी हमारे ऑप्शन में आवेश भी है, तो नो डाउट आप सबों को मालूम है कि आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? आप कहते हैं कूलम होता है। और नेक्स्ट है आपका प्रतिरोधक। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोधक या फिर प्रतिरोध दोनों सेम बात होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे ओम। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी 1 ओम बराबर कितना होगा? तो भाई मेरे आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी प्रतिरोध R इक्वल टू होता है V बटा I। क्या होता है? V बटा I। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी V जो है इसका यूनिट होता है वोल्ट और साथ ही I का यूनिट होता है एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ओम जो है वो कितना के बराबर होगा? तो 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है घनीकरण, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय और आपका चौथा ऑप्शन है तापमान। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो हवा का दबाव होता है उसे क्या कहा जाता है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हवा के दाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहेंगे।
हवा के दाब को हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब कहेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसी को इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा आप सभी कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में ATM से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछते कि ये बताओ कि 1 ATM कितना पास्कल के बराबर होती है, तो आप सभी ध्यान में रखना 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। और साथ ही अगर कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि 1 ATM जो है कितना टॉर्क के बराबर होती है, तो ध्यान में रखेंगे कि 1 ATM जो है वो 760 टॉर्क के बराबर होती है। ये दोनों वैल्यू भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में वाष्पीकरण दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण जो है वो क्या है, तो एक प्रकार की सतही घटना है। क्या है, एक प्रकार की सतही घटना है जिसमें क्या होता है, तो जो जल है वो किसी भी तापमान पर धीरे धीरे किस में बदलते रहता है, वाष्प में बदलते रहता है। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि जल का किसी भी टेम्परेचर पे धीरे धीरे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है या फिर इवोपरेशन कहलाता है। और ये किस प्रकार की घटना है, आप कहेंगे सरफेस फिनोमिना है, यानी कि सतही घटना है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो वाष्पीकरण की घटना होती है, इवोपरेशन की घटना होती है, ये किसका कारण बनता है, तो गुरुजी ये ठंडक का कारण बनता है। किसका कारण बनता है, ठंडक का कारण बनता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में घनीकरण है, तो मेरे मित्र इसको आप संघनीकरण से जोड़ करके देख सकते हो। और आप सभी कह सकते हो कि गुरुजी वाष्प जो ठंडा होने पर जल में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन यानी कि कंडेंसेशन बोलते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तापमान है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो तापमान है वो किसी भी वस्तु के उष्णता और ठंडक का माप होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है थैलोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है पेट्रिडोफाइटा, चौथा ऑप्शन है अनावृत बीजी। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे गुरुजी कई बार हम लोगों ने याद करा है कि जो लाइकेन है वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो ब्रायोफाइटा भी दिया हुआ है, इसको क्या बोला जाता है। तो मैंने कई बार गला फाड़ फाड़ के बताया है कि ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। तो कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जरा सा ये बताओ कि पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है, आप खट से कहेंगे ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। आप मेरे मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो पेट्रिडोफाइटा है। मेरे मित्र इसी को टेरिडोफाइटा कहते हैं। और जितने भी फॉर्म होते हैं वे सब के सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल होते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में अनावृत बीजी है। मेरे मित्र इसी को जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, सदाबहार पौधे होते हैं, यानी कि एवरग्रीन प्लांट होता है। और सबसे खास बात क्या होती है, इसका जो बीज होता है उसके ऊपर में कोई आवरण नहीं होता है, यानी कि इसको नग्न बीजी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि बल F D के वर्ग के विपरीत अनुपातक है। यदि D में 4 का गुणनखंड को बढ़ा दिया जाता है तो F डैश गुना छोटा हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 1/16, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/8, चौथा ऑप्शन है 1/4। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बल F जो है वो D के वर्ग के विपरीत अनुपातक है, ये चीज़ हम लोग को कहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो मेरे मित्र आप सभी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जरूर जानते होंगे। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जब दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट M1 और M2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर स्थित हो, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, D है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट M1 और M2 एक दूसरे से D डिस्टेंस पे क्या हो, स्थित हो, तो इसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं कि इसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है।
और साथ ही इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच का दूरी क्या है, तो सर d है, और इसके वर्ग का क्या होगा, इसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कहते हैं F इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है Gm1 इंटू M2 बटा आप कहते हैं कि गुरुजी d²। क्या हो जाता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला हो जाता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि बल F d के वर्ग के विपरीत अनुपातक है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो हम लोग समझ रहे हैं। फिर कहा जा रहा है यदि d में 4 का गुणनखंड को बढ़ा दिया जाता है तो F डैश गुना छोटा हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब दोनों द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट एक दूसरे से d डिस्टेंस पर स्थित है तब इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। अगर इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। आप क्या कहेंगे, बड़ा ही सिंपल है गुरुजी। मान लीजिए कि जो आपका नया गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसको F डैश, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि वस्तु की दूरी जब क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाए, 4D हो जाए, 4 के गुणनखंड में बढ़ा दिया जाता है तो क्या हो जाए सर, 4D हो जाए। हम लोग कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सारा वैल्यू तो सेम रहेगा, सिर्फ 4D का स्क्वायर हो जाएगा। तो लीजिए Gm1 इंटू M2 अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 4D का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी Gm1 इंटू M2 अब बटा क्या हो जाएगा, 4 चौका 16D²। भाई मेरे आप इसको F डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो Gm1 इंटू M2 अब बटा 16D²। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कर लें तो आप क्या कहिएगा, F डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/16 Gm1 इंटू M2 अब बटा D²। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो Gm1 इंटू M2 बटा D² है ये आपका क्या है, तो गुरुजी ये F के बराबर है। और ये F क्या है, तो गुरुजी जब दोनों द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट एक दूसरे से d डिस्टेंस पर स्थित है तब उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। और आपसे कहा जा रहा है कि जब दोनों के बीच की दूरी को 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा तब गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो कितना कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये F के बराबर है, तो कहीं ना कहीं हम F डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/16 और इस फॉर्मूला की जगह F लिख सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि गुरुजी अगर इस दोनों ही द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है उसको 4 गुना कर दिया जाए क्वेश्चन के अनुसार, तो जो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, तो 1/16 गुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/16 गुना कम हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 1/16 है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे बैरोमीटर की परत नहीं होगी, बैरोमीटर का पारा होगा। तो क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम डैश। पहला ऑप्शन है बहुत गर्म हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है बहुत सुखद हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है बेहद ठंडा हो जाएगा और चौथा ऑप्शन है बेहद तूफानी जाएगा। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तब जो है वह क्या इंगित करता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 3 कंडीशन, और वो 3 कंडीशन कौन कौन सा है तो आप सभी नोट करके लिख लेंगे कि बैरोमीटर का पारा पहला कंडीशन में जब अचानक से गिर जाए, बैरोमीटर का पारा जब अचानक से गिर जाए तो ये आंधी तूफान आने का घोतक होता है, यानी कि संकेत होता है। आंधी तूफान आने का संकेत होता है। दूसरा कंडीशन याद रखेंगे कि जब धीरे धीरे नीचे गिरे, बैरोमीटर का पारा क्या हो, जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो ध्यान में रखना कि ये बारिश होने की संभावना को बताता है, यानी कि बारिश होने की
संभावना को बताता है। कोई भी आपसे पूछे कि क्या होगा कि जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरेगा, तो आप कहेंगे बारिश होने की संभावना हो सकती है। और साथ ही तीसरा पॉइंट ध्यान में रखेंगे, क्या कि जब धीरे धीरे ऊपर चढ़े, बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे क्या हो, ऊपर चढ़े, तो ध्यान में रखेंगे कि मौसम साफ रहने का संकेत होता है। क्या होता है? मौसम साफ रहने का संकेत होता है। तो आपको ये तीन चीज बैरोमीटर के पारा से संबंधित याद रखना है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने का संकेत होगा, धीरे धीरे गिरेगा बारिश होने की संभावना होगी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहने की क्या होगी, तो सर संकेत होगा। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम डैश। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अचानक घट जाती है, मतलब अचानक गिर जाती है, तो ये जो है आंधी तूफान आने का संकेत होगा। और हमारे चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है कि बेहद तूफानी जाएगा। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर पर एक वाहन द्वारा अपनी यात्रा 7 घंटों में पूरी की जा सकती है। यदि उसी दूरी को 5 घंटों में पूरा करना हो तो वाहन की गति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है 46 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 56 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर, चौथा ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर पर एक वाहन द्वारा अपनी यात्रा 7 घंटों में पूरी की जा सकती है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर उसी यात्रा को 5 घंटा में पूरा करना चाहें तब जो वाहन का गति होगा वो क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले कंडीशन में कहा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है कि जो वाहन है उसका स्पीड कितना है? तो गुरुजी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और साथ ही साथ कितना देर ये ट्रैवल कर रहा है? तो गुरुजी जो टाइम है वो है 7 आवर। और आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है दूसरे कंडीशन में? तो गुरुजी दूसरे कंडीशन में क्वेश्चन करा जा रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की गति से 7 घंटा में इन्होंने जितना दूरी कवर करा है, अगर उतना ही दूरी को 5 घंटा में कवर किया जाए, उतना ही दूरी को क्या किया जाए, 5 घंटा में कवर किया जाए, तो वाहन की गति स्पीड क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बड़ा ही सिंपल है। कैसे? तो हम लोग यहाँ पे पहले कंडीशन से वाहन कितना दूरी कवर किया है ये निकाल लेंगे, और फिर हमको दूरी और टाइम मालूम हो जाएगा, तो यहाँ से हमको स्पीड निकल जाएगा। मेरे मित्र बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका स्पीड कितना है? तो गुरुजी 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है? 7 आवर। क्या कहते हैं? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बता टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। मेरे मित्र स्पीड कितना है? तो गुरुजी पहले कंडीशन में 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है? 7 घंटा। तो सर जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो 280 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर इतना ही दूरी को 5 घंटा में कवर करना हो तब स्पीड क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा यही रहेगा, तो गुरुजी 280, इसको 5 घंटा में तय करना है, तब बटा 5, 56 पंचे कितना होता है? आप कहेंगे 280 होता है। यानी कि अगर 280 किलोमीटर को 5 घंटा में तय करना हो तब वाहन का स्पीड क्या होगा? आप कहेंगे 56 किलोमीटर पर आवर होगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 56 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को डैश और डैश के बीच में रखा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है बेरिलियम और कार्बन, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है बेरिलियम और नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और सल्फर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या 14 होता है उसको डैश और डैश के बीच में रखा गया है। मेरे मित्र, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, यानी कि मॉडर्न पीटी की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मॉडर्न पीटी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया है? सजाया गया है। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो परमाणु संख्या 14 वाला तत्व होता है इसको किस दो तत्वों के बीच में रखा गया है?
आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन में है बेरिलियम और कार्बन। तो ध्यान दीजिएगा कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप कहेंगे 4, और कार्बन का कितना होता है, आप कहेंगे गुरुजी 6। तो इसके बीच में कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसके बीच में जो है वो जो 5 एटॉमिक नंबर होगा जिस तत्व का वो आएगा। और आप सबों को मालूम है कि 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आप कहेंगे बोरोन का होता है। तो मतलब साफ है कि बेरिलियम और कार्बन के बीच में कौन होगा, आप कहेंगे बोरोन होगा। लेकिन आपको क्या बताना है कि परमाणु संख्या 14 वाला जो तत्व है, यानी कि आप सबों को मालूम है कि सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, आप कहते हैं 14। तो आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो सिलिकॉन है वो किस 2 तत्वों के बीच में होगा। आप कहेंगे पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन में बोरोन आ जाएगा बेरिलियम और कार्बन के बीच में। और अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, और दूसरा है आपका फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो दोनों के बीच में कौन आएगा, 14, यानी कि सिलिकॉन जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच में मिलेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में बेरिलियम और नाइट्रोजन है। तो मेरे मित्र, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो गुरुजी 7 होता है। तो इसके बीच में कौन आएगा, तो 5 और 6 परमाणु संख्या वाले तत्व आएंगे। 5 किसका है, आप कहेंगे बोरोन का है, और 6 किसका है, आप कहेंगे कार्बन का है। मतलब साफ है कि बेरिलियम और नाइट्रोजन के बीच में बोरोन और कार्बन होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में जो है एल्यूमिनियम और सल्फर दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13, और सल्फर का क्या होता है, आप कहेंगे गुरुजी 16 होता है। तो बीच में कौन आएगा, 14 और 15। मतलब साफ है कि 14 एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का होता है और 15 फास्फोरस का। तो जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम और सल्फर के बीच में कौन होगा, आप कहेंगे सिलिकॉन और साथ ही फास्फोरस होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। ऑप्शन दिया है नवजात शिशु, दूसरा है नवजात, तीसरा ऑप्शन है अंडा देने वाले, चौथा ऑप्शन है सितारा मछली। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जहां पे भी बात की जाएगी अंडज जानवर की, किसकी बात की जाएगी, अंडज जानवर की, तो आप सभी क्या समझेंगे, अंडा देने वाला जानवर समझेंगे या अंडा देने वाला जंतु समझेंगे। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अंडा देने वाला जंतु होता है इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में ओविपोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओविपोरस बोला जाता है। जैसे कि आपका कबूतर जो है वो क्या देता है, गुरुजी अंडा देता है। सांप जो है ये क्या है, तो गुरुजी अंडा देता है। साथ ही साथ जो मुर्गी है ये क्या देता है, तो गुरुजी अंडा देता है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, तो गुरुजी ये अंडज जानवर कहलाएंगे, यानी कि अंडा देने वाला जंतु कहलाएंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ओविपोरस बोला जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, आप कहेंगे अंडा देने वाले को। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एक दूसरे तरह का भी जंतु होता है जिसको क्या बोला जाता है, विविपोरस बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि वैसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं, वैसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विविपोरस कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, विविपोरस कहलाते हैं। जबकि ओविपोरस में कौन आएगा, तो आप कहेंगे जितने भी अंडा देने वाले जंतु हैं वे सब के सब ओविपोरस के अंतर्गत आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जबकि जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी किसी भी स्थिति में और किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब भी सामान को ऊपर उठाया जाए और हमसे किया गया काम पूछा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऊपर उठाने के दौरान जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh के बराबर होता है। और हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान 15 kg दिया है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और साथ ही साथ
जो ऊंचाई है वो कितना है 1 मीटर है। तो जब हम तीनों को गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 150 जूल, यानी कि किया गया काम कितना होगा, आप कहिएगा 150 जूल। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, तीसरा ऑप्शन है इथेनॉल, चौथा ऑप्शन है मीथेन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे के सेशन में कराया है और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया है पीछे के सेशन में कि जो एसिटिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कितना होता है, तो आप सभी कहते हैं 118.1 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ ही जो दूसरे ऑप्शन में क्लोरोफॉर्म है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आप कहेंगे 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ ही जो तीसरे ऑप्शन में इथेनॉल है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जो मीथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 161.1 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन किस में सर, माइनस में। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका बॉइलिंग पॉइंट तो माइनस में ही है और बाकी इस तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप कहेंगे एसिटिक एसिड का। तो आप बताओ आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंस, दूसरा ऑप्शन है अनऑक्सीशोषण, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीशोषण और चौथा ऑप्शन है संवहनी शोषण। मेरे मित्र ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन में बताया है और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सबसे अधिक तन्य धातु है। ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड, चौथा ऑप्शन है जेडन यानी कि जिंक। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा तन्य धातु की, तो उदाहरण क्या देते हैं, तो गुरुजी सोना का देते हैं। सोना क्या है, तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है, यानी कि मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट माना जाता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धातुओं का वह गुण जिसमें धातु को खींचकर पतला तार में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। और मोस्ट डक्टाइल मेटल आपका कौन सा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सोना है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 240 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 4 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 40 कूलम, चौथा ऑप्शन है 24 कूलम। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। काहे आसानी से बन जाएगा, तो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है कितना, तो गुरुजी 5 मिनट। धारा का मान कितना दिया हुआ है, तो धारा का मान 0.8 एम्पियर दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है Q इक्वल टू व्हाट। हमको क्या करना होगा, तो बस सर टाइम को सेकेंड में लाना होगा। क्या कहिएगा कि 5 × 60 300 सेकेंड हो जाएगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी I इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं Q/T, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। I का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 0.8 एम्पियर। साथ ही टाइम आपका कितना है गुरुजी 300 सेकेंड, गुना 300 कर दीजिए। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आएगा, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 8 × 24 होता है, इस पे एक 0 डाल दीजिए, यानी कि आवेश आपका कितना होगा 240 कूलम। और सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। ये भी सर आपसे पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी किया गया कार्य 80 जूल होगा।
ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल के दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो जा रही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और ये वस्तु जो है ये 4 मीटर विस्थापित हो जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी कार्य इक्वल टू हो जाएगा Fs, आपका बल कितना है 20, विस्थापन कितना है 4, गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80 जूल। तो हमने आपको 80 जूल बोल दिया, तो कौन सा खराब आंसर बोल दिया। आप देख लीजिए कि 80 जूल किस ऑप्शन में, आप कहेंगे चौथे ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग के वोकल कॉर्ड में जो कंपन होता है वही क्या करता है, ध्वनि को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ध्वनि को उत्पन्न करता है। और ऐसे भी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जो कंपन है वो किस चीज़ का कारण बनता है, ध्वनि का कारण बनता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में कंपन दिया हुआ है। आप कहेंगे तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम हो, आप हो या कोई और हो, जो बोलता है और उसके बोलने से जो ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है एक्चुअली में ये क्या है, तो गुरुजी ये वोकल कॉर्ड का कंपन है, जिसकी वजह से उसका जो आवाज़ है वो बाहर निकल रहा है। अगर किसी का वोकल कॉर्ड खराब हो जाएगा तो सर उसका आवाज़ भी बंद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र डैश है। बताइए, आपके इसी सेशन में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जिक्र करा है और सही आंसर क्या होगा आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि वनस्पतिक उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन नलिका, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठभागीय उत्तक, तीसरा ऑप्शन है दृढ़ उत्तक और चौथा ऑप्शन है स्थूल उत्तक। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो प्लांट टिश्यू होता है उसमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में श्वसन नलिका दिया हुआ है, जो कि पादप उत्तक से संबंधित है ही नहीं। पहला ऑप्शन ऐसे ही चला गया। दूसरा ऑप्शन है पृष्ठभागीय उत्तक, आप कहेंगे गुरुजी इसकी भी बात नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन है दृढ़ उत्तक, इसी को एस्केलेनकाइमा बोलते हैं और मैंने आपको कई बार बताया है कि दृढ़ उत्तक जो है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि दृढ़ उत्तक जो है वो निर्जीव होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ निर्जीव होगा उसमें जीवित प्रोटोप्लाज्म कहाँ से आएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी इसका मतलब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमेशा ध्यान में रखना है कि प्लांट के जो 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, प्लांट के जो 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं कौन कौन सा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला है पेरेनकाइमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मृदु उत्तक कहते हैं, और दूसरा है कोलेनकाइमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्थूल कोण उत्तक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही जीवित उत्तक है, यानी कि ये दोनों ही जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये जीवित उत्तक हैं ये क्या धारण करेंगे, जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण करेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, एस्केलेनकाइमा की, जिसको हम लोग हिंदी में दृढ़ उत्तक कहते हैं, ये क्या है आपका, तो गुरुजी ये निर्जीव उत्तक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करेगा। अब ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय मांसपेशियां डैश होती है। ऑप्शन दिया हुआ है तर्करूपी, अशाखित, बहुनाभिक और एकल नाभिक। दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार, अशाखित और एकल नाभिक। चौथा ऑप्शन है तर्करूप, अशाखित और एकल नाभिक। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी बात की जाएगी हार्ट मसल्स की, किसकी बात की जाएगी, हार्ट मसल्स की, हृदय मांसपेशी की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हार्ट मसल्स जो होता है इसी को कार्डियक मसल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डियक मसल्स बोला जाता है, यानी कि कार्डियक मांसपेशी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डियक मांसपेशी बोला जाता है।
और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो कार्डियक मांसपेशी होती है ये सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि बेलनाकार होता है। साथ ही इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, यानी कि शाखित होता है और एकल नाभिक वाला होता है। क्या होता है? एकल नाभिक वाला होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि जो हार्ट है इसे क्या बोला जाता है, तो आप ध्यान में रखना कि इसको केंद्रीय पंप अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रीय पंप अंग बोला जाता है। और हार्ट क्या करता है? तो सर ये पूरे शरीर में ब्लड का संचरण करता है। और अगर कोई ये पूछ ले कि जरा सा ये बताओ कि जो हार्ट है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हार्ट जो है वो फेफड़े के नीचे, पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि हार्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि हार्ट जो है, हृदय जो है, ये पसलियों के नीचे यानी कि रिब्स के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये पूरे शरीर में ब्लड का क्या करता है? तो संचरण करता है। और मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? आप कहेंगे 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे गुरुजी 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। आलिंद गुरुजी हार्ट के ऊपर वाला एरिया जो होता है उसको हम लोग आलिंद कहते हैं, और जो नीचे वाला एरिया होता है उसे क्या बोला जाता है? निलय बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? ऑप्शन दिया है चाल और वेग, दूसरा ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है दूरी और विस्थापन, चौथा ऑप्शन है बल और दाब। क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट समान नहीं है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में चाल और वेग है, जाहिर सी बात है दोनों का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। दूसरे ऑप्शन में कार्य और ऊर्जा है, इसका यूनिट क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी कार्य के लिए भी हम लोग जूल लिखते हैं और ऊर्जा के लिए भी जूल लिखते हैं। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों में जो आपका 2-2 राशि है, इस दोनों ही राशि का यूनिट क्या है? आप कहेंगे सेम है। आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसका सेम नहीं है? तीसरा ऑप्शन है दूरी और विस्थापन। आप कहेंगे कि गुरुजी दूरी हो विस्थापन हो, यूनिट हम लोग मीटर ही लिखते हैं। और चौथा ऑप्शन है बल और दाब। क्या कहेंगे कि गुरुजी बल का यूनिट न्यूटन होता है जबकि दाब का यूनिट पास्कल होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 20 हर्ज है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, 20 हर्ज नहीं होगा। हर्ज जैसे ही लगाएंगे तो आवृत्ति की बात करेंगे। तरंग दैर्घ्य का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य 20 हर्ज कहा जा रहा है, एक्चुअली तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 20 मीटर होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 20 मीटर है, समय अंतराल डैश होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 25 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.05 सेकंड, चौथा ऑप्शन है 0.04 सेकंड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई तरंग है जिसका चाल कितना है? तो गुरुजी चाल दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड, और साथ ही साथ तरंग दैर्घ्य कितना है? तो गुरुजी तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेमडा जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टी यानी कि समय अंतराल क्या होगा? टी इक्वल टू व्हाट? आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे बनेगा? तो मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि जो आपका समय अंतराल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि टी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? 1/f लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/f लिखते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके से फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आप सबों ने पढ़ा होगा कि जो तरंग का वेग होता है वो तरंग दैर्घ्य और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि v इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इंटू एफ होता है। तो क्या हम लोग
F इक्वल टू यहाँ पे v बटा लेमडा कह सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तरंग का चाल कितना है 500 मीटर पर सेकेंड, साथ ही साथ तरंग दैर्ध्य कितना है तो गुरुजी 20 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा। मेरे मित्र फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज आ गई। आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय अंतराल क्या होगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाता है, आप कहेंगे 1/f, ये हो जाएगा 1/25। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.04 के समथिंग आएगा, यानी कि समय अंतराल कितना हो जाएगा 0.04 सेकेंड। सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। बताइए ना बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पे भार होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पृथ्वी पर भार कितना है तो गुरुजी 60 न्यूटन, चंद्रमा पे कितना हो जाएगा तो गुरुजी 60 का 1/6, तो 6 दाएं कितना होता है, आप कहेंगे गुरुजी 60, तो कितना आंसर आ जाएगा, आप कहिएगा 10 न्यूटन। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 25 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना है, यानी कि प्रतिघाती वेग कितना है। बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। हम सबों को मालूम है कि प्रतिघाती वेग के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू -mv/m, जहाँ पे छोटा वाला m क्या है, आप कहेंगे गोली का द्रव्यमान। छोटा वाला m क्या है, गोली का द्रव्यमान। v क्या है, आप कहेंगे गुरुजी गोली का वेग है। क्या है, गोली का वेग है। और बड़ा वाला m क्या है, आप कहिएगा बंदूक या पिस्तौल का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है, तो आप कहेंगे गुरुजी बंदूक या पिस्तौल का द्रव्यमान। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है तो गुरुजी 25 ग्राम। तो मेरे मित्र ये जो 25 ग्राम है इसको क्या करना होगा, केजी में बदलना होगा। ये क्या हो जाएगा 25/1000। ध्यान दीजिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.025 केजी। साथ ही गोली का वेग कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है तो गुरुजी 2 केजी है। आप क्या कहेंगे, सारे वैल्यू को अगर इस फॉर्मूला में रखा जाए तो आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि m के जगह क्या रखेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी 0.025, और साथ ही v के जगह 150, अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 2 हो जाएगा। और जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, आप कहेंगे 3 को 0 आ जाएगा। ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा। 25 8 है 200, ये कितना हो जाएगा -15/8। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा -1.87 मीटर पर सेकेंड। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ 5 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और मेरे ख्याल से अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।